जय हिंद दोस्तों, स्वागत है द ट्रिक्स वर्ल्ड पर। इस वीडियो में यूपीएससी 2024 में एक प्रश्न पूछा गया था गंगा घाटी से रिलेटेड, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड। अब उसमें क्या होता है कि क्या-क्या मुख्य गलतियां ऐसे करते हैं जिसमें नंबर जो है कम मिलते हैं, उसको समझने वाले हैं। और क्या ऐसा आप इस उत्तर में लिखोगे जो आपको सही मार्क्स मिले, वो भी समझने वाले हैं। सारा स्ट्रक्चर जानेंगे, ठीक है। तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक। देखिए, प्रश्न ऐसा है, ये पूछा गया है 2024 में, ठीक है? और ये प्रश्न है कि गंगा घाटी के भूजल स्तर गंगा घाटी के भूजल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। इसका भारत के खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये आपको बताना है, ठीक है? और ये 15 मार्क्स का पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। 250 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको सीखने के लिए मेंस में आंसर कैसे लिखते हैं वो सीखने के लिए उसकी उत्तर की संरचना और रूपरेखा बनानी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आप क्या हो, तो आप बिगिनर्स हो, अभी अभी आप उतना जानते नहीं हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। और धीरे-धीरे करते-करते एक दिन आप बहुत अच्छे मेंस लिख पाओगे, ठीक है? और इससे कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम है और आराम से और उसमें मेंस आप कर पाओगे। देखो, सबसे पहला है इसका प्रस्तावना। कोई भी आंसर जो होता है ना, 3 बिंदु में दिया जाता है। पहला बिंदु को कहते हैं इंट्रो, बीच का जो मेन पार्ट होगा उसको कहते हैं मेन बॉडी, और लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है, निष्कर्ष लिखा जाता है। यही 3 मुद्दा को पकड़ना है और इस पे आंसर लिखना है। देखिए, संरचना समझते हैं कि क्या-क्या हमको इस उत्तर में देना है। सबसे पहले बात है कि गंगा घाटी रिलेटेड पूछ रहा है और क्या है, तो हमारा भूजल में भारी गिरावट आ रही है, ये पूछा जा रहा है, ठीक? दोबारा कह रहा है कि इसका भारत की खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कीवर्ड्स है, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि संरचना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना जो रहेगा शॉर्ट में लिखिए, 30 से 40 शब्दों में लिखेंगे। डिपेंड करता है, देखिए, अगर 150 में पूछे ना, 150 वर्ड्स में अगर पूछे तो लगभग 30 शब्दों में दीजिए, ठीक है। 20 से 30 शब्दों में इंट्रो बनाइए। अगर 250 शब्दों में कह रहा है तो 30 से 40 या 50 शब्दों में आप दे सकते हो इंट्रो। देखिए, इंट्रो में क्या करना है आपको बताना है, तो गंगा घाटी के महत्व और भूजल संकट की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए शुरुआत करेंगे, ठीक है। जैसे में उसमें एनएएसए या सीजी डब्ल्यूबी का रिपोर्ट, ये सब को संदर्भ में देना है, डेटा में वहाँ पे देना है, जिससे आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड लगे, ठीक है। चलिए, अब मेन बॉडी पे बात करते हैं। वो तो हो गया आपका इंट्रो, कि आप लिखोगे कैसे। मुख्य भाग के गोर अब देखते हैं, तो ये सबसे मुख्य बात रहेगा कि सबसे बड़ा भाग यहीं पे आपको लिखना है, जो मेन कंटेंट रहेगा। इसमें क्या होता है, तो आपको भाग वाइज यानी अंडरलाइन करते हुए देना है। एक आपको वर्ड लिखना है और उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक? तो समझिएगा, भूजल गिरावट के क्या कारण है, वहाँ पे भूजल गिरावट पूछ रहा था। तो उसमें आपको बताना है कि अत्यधिक दोहन, हरित क्रांति का प्रभाव और जलगहन फसलें जैसे कि धान, गन्ना, ये सब गिरावट में कारण है। दूसरी बात आपको ये बताना है कि भारत की खाद्य सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा था। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि उत्पादकता में कमी, सिंचाई के लिए पानी की कमी, ये सब बताना पड़ेगा। फसल प्रतिरूप इसको कहते हैं में बदलाव, किसानों को मजबूरन कम लाभ वाली फसलें चुननी पड़ेगी, ये आपको बताना पड़ेगा। लागत में वृद्धि होगी, गहरे कुएं खोदने और बिजली की खर्चे में बढ़ने से छोटे किसान कर्ज के जाल में फंसेंगे। देखिए, अभी तो प्रारूप सीख रहे हैं, ठीक? इसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। फिर क्या होता है कि लागत में वृद्धि, अब आता है पोषण सुरक्षा, देखिए, को खतरा होगा। अनाज उत्पादन घटने से भूखमरी और कुपोषण बढ़ेगा। मृदा का क्षरण होगा यहाँ पे, यानी कि खारे पानी के उपयोग से भूमि बंजर होंगे। ये सब आपको कुछ मुद्दा देना है यहाँ पे। अब अगला भाग क्या करना है कि आपको आगे की राह समझाते हुए जाना है, ठीक है। जैसे आपको लगना चाहिए आप एक सिविल सेवक बन रहे हो, तो आप में वो क्वालिटी है या नहीं। तो आपको क्या करना है कि मुसीबत तो बता दिए, है ना? अब उसका समाधान भी तो बताना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि सूक्ष्म सिंचाई, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, और फसल विविधीकरण, क्रॉप, फिर आता है प्रति बूंद अधिक फसल, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी है। इसको पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स कहते हैं, और जल संचय, ये सब आपको बताना है ना? ताकि जल को बचाया जा सके और सही
मात्रा में उपयोग किया जा सके। अब यहाँ पे आपको तीसरी भाग में निष्कर्ष देना है। तो निष्कर्ष हमेशा याद रखिएगा कि भविष्यवादी और सकारात्मक संदेश के साथ उत्तर का अंत करना है, ठीक है। और इसमें आपको SDG 2 जो कि शून्य भूखमरी और SDG 6 जिसको कहते हैं स्वच्छ जल का संदर्भ, ये सब का भी आपको देना है, ताकि आपका आंसर जो रहेगा वो वेल मेंटेन रहेगा और एग्जामिनर भर भर के नंबर देगा, ठीक है। ये सब बहुत सारे व्यक्ति लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिससे मेंस में उनका नंबर कट जाता है या फिर उतना मिल नहीं पाता है। जैसे 15 मार्क्स का है तो 15 में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, है ना। आपको हमेशा फोकस करना है कि 15 में 10 तो मिले, है ना। 10, क्योंकि 10 प्लस वैसे भी उतना किसी को मिलता नहीं, बहुत ज़्यादा टॉपर रहता है ना, बहुत ज़्यादा, तो उसको 10 प्लस जाता है। चलिए खैर उसकी बात तो नहीं करते हैं, अभी आप सीख ही रहे हो। देखिए प्रश्न क्या था कि गंगा घाटी के भूजल स्तर में भारी गिरावट आ रही है, इसका भारत की खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये प्रश्न है जो कि 15 मार्क्स का है, 250 शब्दों में उत्तर देना है। ये यूपीएससी 2024 में पूछा गया था। देखिए अगर आप गंगा नदी तंत्र को नहीं पढ़े हो तो वीडियो डाला गया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक हमारे चैनल पे भी अपलोड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर आके यहाँ पे इसका प्रश्न लिखने का प्रयास करो, इसका उत्तर लिखने का प्रयास करो और फिर यहाँ से एनालिसिस करके रीचेक करो, है ना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए इसका उत्तर का सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। चूंकि प्रस्तावना की बात किए थे सबसे फर्स्ट, तो आपको क्या करना है कि एक छोटा सा मैप भी बनाते चलना है दर्शाने, क्योंकि आपका जो उत्तर है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा, ठीक है। देखिए इसका प्रस्तावना ये है कि गंगा घाटी भारत का अन्न भंडार है जो देश की 40% से अधिक आबादी को भोजन प्रदान करती है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CGWB, के अनुसार अनियंत्रित दोहन के कारण इस क्षेत्र में भूजल स्तर खतरनाक दर से गिर रहा है, जो भारत की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मैप बनाना है। देखिए यहाँ पे गंगा घाटी यहाँ पे ना लिख के आप इसके अंदर लिखोगे, ठीक है, गंगा घाटी का मानचित्र। यहाँ पे गंगा कहाँ से निकल रही है और कौन कौन से शहर से होके जा रही है, कौन कौन नदी मिल रही है, उसके किनारे कौन कौन सी घाटियां हैं, आपको एक बार दिखा देना है ना, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपको नॉलेज तो है अच्छा खासा, ठीक। और थोड़ा प्रेजेंट करने में उत्तर का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, जिससे एग्जामिनर फोकस से देख पाता है ना। चलिए अब इसमें तो बात आती है यहाँ पर कि भूजल गिरावट के मुख्य कारण ये पूछा गया है। तो सबसे पहले कारण देंगे कि धान और गन्ने जैसी जलगहन फसलों की खेती ज़्यादा मात्रा में होती है। तो क्या होता है, देखिए धान का जो खेती और गन्ना का जो खेती होता है, इसमें क्या पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखनी होती है खेतों में, जिससे भूजल में गिरावट आ रही है। दूसरी बात यह है कृषि के लिए मुफ्त या रियायती बिजली बिजली के कारण पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है ना। क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पे स्कीम निकाल दी जा रही है कि कृषि के लिए बिजली आपको मुफ्त या फिर बहुत कम पैसे में मिलेगी। इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि सस्ती मिल रही है बिजली, है ना। तीसरी बात है कि मानसून की अनिश्चितता और पारंपरिक जल निकाय जैसे कि तालाब का अतिक्रमण किया जा रहा है, ठीक। ये सब कुछ कारण है जो आपको बताना है। एक फ्लो चार्ट दिखा देना है कि इससे क्या हो जाएगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देख सकते हो। जैसे कि भू जल कमी होगा तो सिंचाई संकट आएगी, सिंचाई संकट आएगी तो फसल क्या हो जाएगा, बर्बादी होगी, और खाद्य संकट व महंगाई बढ़ेगी। आपको ये फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा देना है। चलिए क्योंकि देखिए अगर फ्लो चार्ट बनाओगे, मैप बनाओगे, डायग्राम बना के दिखाओगे तो आंसर जो है बहुत अच्छा दिखता है। अब समझते हैं आगे कि भारत की खाद्य सुरक्षा पर संभावित क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी समझते हैं। तो पहले क्या पड़ेगा, तो कृषि उत्पादकता में कमी हो जाएगी। देखिए गंगा घाटी देश के कुल गेहूं और चावल उत्पादन में प्रमुख योगदान देती है। सिंचाई के लिए पानी की कमी से फसलों में की पैदावार में भारी गिरावट आ जाएगी, और जिससे राष्ट्रीय खाद्य बफर स्टॉक प्रभावित होगा, ठीक। और दूसरी बात यह है कि कृषि लागत में वृद्धि और ऋणग्रस्तता हो जाएगी। जैसे भू जल स्तर नीचे गिर जाने से किसानों को गहरे ट्यूबवेल लगाने और अत्यधिक शक्तिशाली पंपों का उपयोग करना पड़ता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे छोटे और सीमांत किसान कर्ज के जाल में
फंस जाते हैं और खेती छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ये सब कुछ जो रियल में गहन एस्पेक्ट्स है आपको वो यहाँ पे उठा के देना है ताकि आंसर चेक करने वाले को अच्छा लगे, है ना। दूसरा बात आता है कि फसल प्रतिरूप इसमें विकृति, तो पानी की कमी के कारण किसान विवश होकर कम उत्पादकता वाली फसलों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे देश में खाद्यान्न की कुल उपलब्धता कम हो जाएगी। को ये भी देखना है। फिर आता है मृदा लवणीयता, देख सकते हैं गहरे भूजल में लवणों की मात्रा अधिक होती है। इससे सिंचाई करने पर भूमि उस बंजर हो जाती है, ऊसर हो जाती है ना? जो भूमि की दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता को नष्ट कर देती है। तो ये सभी प्रभाव रहने वाला है। आपको ये सारे कुछ लिखना पड़ेगा। फिर क्या होता है पोषण सुरक्षा, है ना? 5वां बिंदु ये था। देखिए पॉइंट वाइज़ लिखते चलना है और जो पॉइंट दोगे ना उसको अंडरलाइन करना है और बस उसको एक्सप्लेन कर देना है। यही काम करना है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बस एक मुद्दा उठाना है, उस मुद्दा को एक्सप्लेन कर देना है। दूसरा मुद्दा उठाना, उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक? जहाँ पे डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे डायग्राम बना देना है। ये मेंस का फ़ॉर्मूला है। चलिए देखिए दूसरा था पोषण पोषण सुरक्षा में खतरा। तो खाद्यान्न की कमी से बाज़ार में अनाज और सब्जियों के दाम बढ़ेंगे और इससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप गरीब आबादी की पोषण तक पहुंच सीमित हो जाएगी, जिससे कुपोषण, जिसको एसडीजी 2 की विफलता जो था उसमें चलता था वो बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि एसडीजी 2 जो चली थी वो इसी कुपोषण पे ही चली थी, है ना? उसका क्या हो जाएगा, विफल होने का कारण बन जाएगा। क्योंकि फसल बढ़ेगा तो कमेगा तो महंगाई बढ़ेगी और बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब आगे की राह आपको क्या बताना है, तो देखो फसल विविधीकरण आपको बताने से धान के स्थान पर मोटे अनाज, ठीक है ना, इसको श्री अन्न भी कहा जाता है, जैसे दलहन तिलहन की खेती को बढ़ावा देना है जहाँ पे पानी कम खर्च होता है। तकनीकी हस्तक्षेप आपको बताना है, जैसे कि टपक सिंचाई जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ड्रिप एरीगेशन। उससे क्या होता है कि भारी मात्रा में खेतों में पानी नहीं डाला जाता है, छोटे-छोटे फुआरों के तौर पे डाला जाता है ना? और इसको फुआरा सिंचाई भी कहते हैं, स्प्रिंकलर को प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत अनिवार्य करना, है ना? अभी किसान क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा खेतों में पानी डाल देते हैं। इससे पानी का तो लेवल गिरता ही है, दूसरी बात है कभी-कभी फसलें भी खराब हो जाती है। अब आता है नीतिगत सुधार, तो यानी कि भूजल दोहन पर कानूनी नियंत्रण और बिजली सब्सिडी को युक्त संगत बनाना। ये सब आपको क्या हो जाएगा, आगे की समाधान आप बता रहे हो। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे पूछा गया है, तो चूंकि आप एक आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, है ना, किसी जिले की, तो आपको वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ही तो नहीं बताना है ना, आपको उसका समाधान भी करना है। तो समाधान करने के लिए आपको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है जल संचयन, आपको ये वाला भी मुद्दा यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि अटल भूजल योजना का प्रभावी क्रियान्वयन और सामुदायिक जल स्तर पर वर्षा जल संचयन, जैसे कि अभी वर्षा होती है तो उसका जल संचय करके रखें, ये आपको बताना है। और कैसे संचय करें, जैसे बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हुए हैं जिनके जिले में पानी की कमी है, थी, और उनके जाते ही क्या होता है कि वो कुछ ऐसी-ऐसी योजनाएँ, स्कीम लाते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिससे वो सफल हो जाते हैं ना, वो जल संकट जो रहता है उससे ऊपर आ जाते हैं। अब निष्कर्ष आपको याद है बताए थे कि भविष्यवादी आपको करना है और सकारात्मक निष्कर्ष लिखना है। तो जैसे कि देखिए, तो गंगा घाटी में भूजल संकट केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है। समय रहते साधारणीय जल प्रबंधन अपनाकर ही हम भारत को भूखमरी मुक्त यानी कि एसडीजी 2 और जल सुरक्षित एसडीजी 6 बना सकते हैं। ठीक है? तो ये रहा आपका आज का उत्तर। तो यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि उत्तर का प्रारूप बता दिए हैं कि आपको लिखना कैसे है आंसर को, जैसे कि यहाँ पे बता दिए, और इसका इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करें और गंगा नदी तंत्र पे वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे ज़रूर जाके देखें। शुक्रिया।